नमस्कार। तो आपकी कथा नटी आज फिर मौजूद है आप लोगों के सामने एक अन्य कहानी के साथ। और आज की कहानी है मोहन राकेश की कहानी सीमाएं। इससे पहले कि मैं कहानी सुनानी शुरू करूं, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों के जो मैसेजेस मुझे मिलते हैं, जो कमेंट्स मुझे मिलते हैं, जो फ़ोन मुझे मिलते हैं, अनेक फ़ोन मिलते हैं मुझे, अनेक व्हाट्सएप मैसेजेस मिलते हैं, कुछ मुझे मेरे पेज पर ही मैसेजेस मिलते हैं, जिसमें से कल मैंने एक शेयर भी किया है। तो ऐसे मैसेजेस जिसमें आप लोग बताते हैं कि मेरा काम कैसा है और आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा मनोबल बढ़ता है। तो उसके लिए बहुत आभार आप लोगों का। कथा नटी सुमन केशरी चैनल, उसको सब्सक्राइब करना और मेरे कंटेंट को शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना ना भूलिएगा, उसे याद रखिएगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पास हमारे भाषाओं में, चाहे वो हमारी भारतीय भाषाएं हैं या अन्य भाषाएं हैं, इस विश्व की भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं की बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ, जिनको हम लोग क्लासिक कहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि वो लिटरेरी स्टोरीज़ हैं, लिटरेचर है, तो ऐसे साहित्यिक कहानियों को, क्लासिक्स को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, ताकि पता रहे जीवन में एक हमारे पास एक कोश हो जिसमें कि हमें बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ सुनने का अवसर मिले। तो आज की कहानी है मोहन राकेश की कहानी सीमाएं। मोहन राकेश बहुत महत्वपूर्ण कथाकार हैं। वो नई कहानी के एक स्तंभ माने जाते हैं और उनकी जो कहानियां हैं वो आसपास के वातावरण को साथ लेते हुए मनुष्य के मनोविज्ञान का बेहतरीन उसकी प्रस्तुति करती हैं। तो चलिए आज सुनते हैं सीमाएं। जो लोग आए हैं उनको नमस्कार। और कहानी है सीमाएं। इतना बड़ा घर था, खाने पीने और हर तरह की सुविधा थी, फिर भी उमा के जीवन में बहुत बड़ा अभाव था जिसे कोई चीज नहीं भर सकती थी। उसे लगता था कि वह देखने में सुंदर नहीं है। बहुत बड़ा, सचमुच में बहुत बड़ा अभाव। उसे लगता था कि वह देखने में सुंदर नहीं है। वह जब भी शीशे के सामने खड़ी होती तो उसके मन में झुंझलाहट भर आती। उसका मन होता कि उसकी नाक लंबी हो, गाल जरा हल्के हो, थोड़ी आगे की ओर निकली हो और आंखें थोड़ी बड़ी हो। परंतु अब यह परिवर्तन कैसे होता? उसे लगता कि उसके प्राण एक गलत शरीर में फंस गए हैं जिससे निस्तार का कोई चारा नहीं, और वह खींचकर शीशे के सामने से हट जाती। उसकी माँ हर रोज गीता का पाठ करती थी। वह बैठकर गीता सुना करती। कभी माँ कथा सुनने जाती तो वह साथ चली जाती थी। रोज रोज पंडित की एक ही तरह की कथा होती थी। नाना प्रकार कर करके नारद जी कहते भये, हे राजन, पंडित जो कुछ सुनाता था उसमें उसकी जरा भी रुचि नहीं रहती थी। उसकी माँ कथा सुनते सुनते ऊँघने लगती थी। वह दरी पर बिखरे फूलों को हाथों में लेकर मसलती रहती थी। घर में माँ ने ठाकुर जी की मूर्ति रखी थी जिसकी दोनों समय आरती होती थी। उसके पिता रात को रोटी खाने के बाद 84 वैष्णवों की वार्ता में से कोई वार्ता सुनाया करते। वार्ता के अतिरिक्त जो चर्चा होती उसमें सतियों के चरित्र, दाल आटे का हिसाब, निराकार की महिमा, सोने चांदी के भाव, सभी तरह के विषय आ जाते। वह पिता द्वारा दी गई जानकारी पर कई बार आश्चर्य प्रकट करती, पर उस आश्चर्य में कोई उत्साह नहीं होता। उसे मिडिल पास किए 4 साल हो गए थे। तब से अब तक वह उस संधिकाल में से गुजर रही थी जब सिवा विवाह की प्रतीक्षा करने के जीवन का और कोई ध्येय नहीं रह जाता। माता पिता जिस दिन भी विवाह कर दें उस दिन उसे पत्नी बनकर दूसरे घर में चली जाना था।
यह महीने 2 महीने में भी संभव हो सकता था और 2-3 साल और भी प्रतीक्षा में निकल सकते थे। उमा कुछ कर नहीं रही थी, फिर भी अपने में व्यस्त थी। बैठी थी, लेट गई, फिर उठकर कमरे में टहलने लगी, फिर खिड़की के पास खड़ी होकर गली की ओर देखने लगी और काफी देर तक देखती रही। आज सवेरे रक्षा उसे सरला के ब्याह का बुलावा दे गई थी। वह कह गई थी कि वह 5:30 बजे तैयार रहे, वह उसे आकर ले जाएगी। पहले रक्षा ने उसे बताया था, सुन, सरला का किसी लड़के से प्रेम चल रहा है जो उसे चिट्ठियों में कविता लिखकर भेजता है। पता है, जलती दोपहर में कॉलेज के गेट के पास उसकी प्रतीक्षा में खड़ा भी रहता है। और पता है, एक बात तो कहना भूल ही गई तुझे, देख 5:30 बजे तैयार रहना। पते की बात तो यह है कि उसी लड़के से उसकी शादी हो रही है। प्रेम वाले से? हाँ, उसी से। यही तो मजे है। प्रेम, यह शब्द उसे गुदगुदा देता था। राधा और कृष्ण के प्रेम की चर्चा तो रोज ही घर में हुआ करती थी, परंतु उस दिव्य और अलौकिक प्रेम के बखान से वो विभोर नहीं होती थी। परंतु यह प्रेम, उसकी सहेली का किसी लड़के से प्रेम, यह और चीज थी। इस प्रेम की चर्चा होने पर मलमल के जामे से हल्का आवरण स्नायुओं को छू लेता था। उम्मे, माँ खिड़की में उसके पास आकर खड़ी हो गई। उमा ने जरा चौंक कर माँ की ओर देखा। तुझे अभी तैयार नहीं होना? माँ ने पूछा। अभी तैयार हो जाऊंगी, ऐसी भी क्या जल्दी है? उमा की आंखें गली की ओर ही लगी रही। अरे जाना है तो अब कपड़े अपड़े बदल ले। बता, साड़ी निकाल दूं कि सूट? जो चाहे निकाल दो। क्या? उमा अन्य मनस्क भाव से बोली। तेरी अपनी कोई मर्जी नहीं? इसमें मर्जी की क्या बात है, जो निकाल दो कि वही पहन लूंगी। उसे अपने शरीर पर साड़ी और सूट दोनों में से कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। कीमती से कीमती कपड़े उसके अंगों को छूकर जैसे मुरझा जाते थे। रक्षा सवेरे साधारण खादी के कपड़े पहनकर आई थी, फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी। उमा खिड़की से हटकर शीशे के सामने चली गई। मन में फिर वही झुंझलाहट उठी। आज वह इतने लोगों के बीच जाकर कैसी लगेगी? माँ ने सुबह मना कर दिया होता तो कितना अच्छा होता। अब भी यदि वह रक्षा से ज्वर या सरदर्द का बहाना कर दे तो? वह अपने मन की दुर्बलता को तरह तरह से सहारा दे रही थी। कभी चाहती कि रक्षा उसे लेने आना ही भूल जाए, कभी सोचती कि शायद यह सपना ही हो और आँख खुलने पर उसे लगे कि वह तो यूं ही डर रही थी। मगर सपना होता तो कहीं से टूटता या बदलता। सुबह से अब तक इतना एक तार सपना कैसे हो सकता था कि उसे सरला की शादी में जाना है, और सरला की शादी उसके प्रेमी से हुई है। माँ ने सफेद साटिन का सूट लाकर उसके हाथ में दे दिया। उमा ने उसे शरीर से लगाकर देखा, उसे अच्छा नहीं लगा, मगर उसका नया सूट वही था। उसने सोचा कि एक बार पहनकर देख लें, पहनने में क्या हर्ज है। सूट की फिटिंग बिल्कुल ठीक थी। उसे लगा कि उससे उसके अंगों का भद्दापन और व्यक्त हो आया है। यदि उसकी कमर कुछ पतली और नीचे का हिस्सा जरा भारी होता तो ठीक होता। यदि उसकी होश में ही उसका पुनर्जन्म हो जाए और उसे रक्षा जैसा शरीर मिले तो वह इस सूट में कितनी अच्छी लगेगी। माँ वह लकड़ी का डब्बा ले आई जो कभी उसकी फूफी ने उपहार में दिया था। उसमें पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक और नेल पॉलिश, कितनी ही चीजें थी। उसने उन्हें कई बार सूंघा तो था, पर अपने शरीर पर उसके प्रयोग की कल्पना नहीं की थी। उसने माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुरा रही थी। यह किसके लिए लाई हो? उमा ने पूछा। तेरे लिए और किसके लिए? माँ बोली। ब्याह वाले घर नहीं जाएगी क्या? तो
उसके लिए इन सब चीजों की क्या जरूरत है? वैसे जाना लोगों में बुरा लगेगा, घड़ी दो घड़ी की ही तो बात है, लगा ले। और जो लाला जी ने देख लिया तो, अरे वे देर से आएंगे घर, तू लौटकर साबुन से मुंह धो लेना। परंतु उसके मन का परंतु नहीं निकला, पर वह मना भी नहीं कर सकी। उसकी इच्छा ना हो ऐसी बात नहीं थी, पर मन में आशंका भी थी। वह इन चीजों को अनिश्चित सी देखती रही। माँ दूसरे कमरे में चली गई। लिपस्टिक उसने होठों के पास रखकर देखी। फिर मन हुआ कि हल्का सा रंग चढ़ाकर देख ले, चाहेगी तो पल भर में तौलिए से पोंछ लेगी। ज्यों-ज्यों होठों का रंग बदलने लगा, उसके मन की उत्सुकता बढ़ने लगी। तौलिए से होठ छिपाए हुए वह जाकर खिड़की के किवाड़ बंद कराई। फिर शीशे के सामने आकर वह तौलियों से होठों को रगड़ने लगी। उससे रंग कुछ फीका तो हो गया, पर पूरी तरह नहीं उतरा। फिर तौलिया रखकर उसने पाउडर की डिब्बियां उठा ली। मन ने प्रेरणा दी कि तौलिया है, पानी है, 1 मिनट में चेहरा साफ हो सकता है, और वह पफ से चेहरे पर पाउडर लगाने लगी। पफ रखकर जब उसने चेहरे को हाथ से मलना आरंभ किया, तभी सीढ़ियों पर पैरों की खट खट सुनाई पड़ी। इससे पहले कि वह तौलिए से मुंह छिपा पाती, रक्षा दरवाजा खोलकर कमरे में आ गई। उमा के लिए अपना आप भारी होने लगा। तैयार हो गई परी रानी? रक्षा ने मुस्कुराकर पूछा। परी रानी शब्द उमा को खटक गया। उसे लगा उस शब्द में चुपती हुई चोट है। 5:30 बज गए? उसने कुंठित स्वर में पूछा। अरे नहीं, अभी 10-15 मिनट बाकी हैं। मैं तो समझ रही थी अभी 5 भी नहीं बजे। उमा ने किसी तरह मुस्कुरा कर कहा। उसकी आंखें रक्षा के शरीर पर स्थिर हो गई। आसमानी रंग की साड़ी के साथ हीरे के टॉप्स और सोने की चूड़ियां पहनकर रक्षा बहुत सुंदर लग रही थी। माँ ने अंदर से पुकारा तो उमा को जैसे वहां से हटने का बहाना मिल गया। अंदर गई तो माँ वह मखमली डिबिया लिए खड़ी थी जिसमें सोने की जंजीर रखी थी। वह जंजीर माँ के ब्याह में आई थी और उमा के ब्याह में दी जाने के लिए संदूर में संभाल करके रख दी गई थी। माँ ने जंजीर उसके गले में पहना दी तो उमा को बहुत अजीब लगने लगा। रक्षा उधर से आवाज दे रही थी, इसलिए वह माँ के साथ कमरे से बाहर आई। उसके बाहर आते ही रक्षा ने चलने की जल्दी मचा दी। जब वह चलने लगी तो माँ ने पीछे से कहा, सुन, रात को मंदिर में उत्सव भी है, हो सके तो आती हुई दर्शन करती आना। जी। वह सीढ़ियों से उतरकर रक्षा के साथ गली में चलने लगी। ब्याह वाले घर में पहुंचकर रक्षा बहुत जल्दी इधर उधर लोगों में उलझ गई। वह यहाँ से वहां जाती, वहां से उसके पास से किसी और के पास। उमा सोफे के कोने में सिमट कर बैठी रही। जब उसकी आंखें रक्षा से मिल जाती तो रक्षा मुस्कुराकर उसे कहती। जब रक्षा दूर चली जाती तो उमा बहुत अकेली पड़ने लगती। वह बत्तियों से जगमगाता हुआ घर उसके लिए बहुत पराया था। वहां फैली हुई महक अपनी दीवारों की गंध से बहुत भिन्न थी। खामोश अकेलेपन के स्थान पर चारों ओर खिलखिलाता हुआ शोर सुनाई पड़ रहा था। वह एक प्रवाह था जिसमें निरंतर लहरें उठ रही थी, पर वह लहरों में लहर नहीं, एक तिनके की तरह थी, अकेली और एक ओर को हटी हुई। रक्षा कुछ और लड़कियों को लिए हुए बाहर से आई तो उसने उन्हें उसका परिचय दिया। ये हमारी उमा रानी है। तुम लोगों की तरह चंट नहीं है, बहुत सीधी लड़की है उमा। उमा को इस तरह अपना परिचय दिया जाना अच्छा नहीं लगा, फिर भी वह मुस्कुरा दी। रक्षा दूसरी लड़कियों का परिचय कराने लगी। सुन, ये कांता है, इंटर में पढ़ती है। अभी अभी इसने कॉलेज के नाटक में जूलियट का अभिनय किया था, बहुत अच्छा अभिनय रहा। और ये कंचन है, आजकल कला भवन में नृत्य सीख रही है। और मनोरमा, ये वाली, यह कॉलेज के किसी भी लड़के को मात दे सकती है।
बाप रे। परिचय पाकर उमा को उनसे और भी दूरी अनुभव होने लगा। उन सबके पास करने के लिए अपनी बातें थी। वह उस दिन अरे वही बात आदि संकेतों में से बरबस हंस रही थी। उमा के विचार कभी फर्श पर अटक जाते, कभी छत पर, और तो कभी इधर उधर उड़ने लगते, और कभी अपने सफेद सूट पर आकर सिमट जाते। रक्षा कांता को एक फोटो दिखा रही थी और कह रही थी, सुन, इस फोटो वाले से ललिता की शादी हो रही। अच्छी लॉटरी है, कांता ने तस्वीर हाथ में लेकर कहा। एक दिन की भी जान पहचान नहीं, और कल को ये पतिदेव होंगे और ललिता जी हमारे वे कह करके इनकी बात करेंगी। धन्य हो पतिदेव। कांता की बात पर और सबके साथ उमा भी हंसती, पर यह बेमतलब की हंसी थी। उसे हंसने के लिए आंतरिक गुदगुदी का जरा भी अनुभव नहीं हुआ। उसके स्नायु जैसे जकड़ गए थे, खुलना चाहते थे लेकिन खुल नहीं पा रहे थे। बात में से बात निकल रही थी, कभी कोई बात स्पष्ट कही जाती, कभी सांकेतिक भाषा में। सहसा बात बीच में ही छोड़कर रक्षा एक नवयुवक को लक्षित करके बोली, आइए, लाए हैं आप हमारी चीज? अब भाई माफ कर दो, तुम्हारी चीज मुझसे गुम हो गई। हाँ, गुम हो गई, साथ में आप नहीं गुम हो गए? रक्षा धृष्टता के साथ बोली। अब अपना भी क्या पता है, इंसान को गुम होते क्या देर लगती है? नवयुवक ने कहा। नवयुवक लंबा और दुबला पतला था, देखने में काफी अच्छा लग रहा था। उमा ने एक नजर देखकर आंखें हटा ली। चलो उधर, सरदा बुला रही है सबको। नवयुवक ने फिर रक्षा से कहा, उससे कहो मैं भी आती हूं। चलो भी, तुम जाओ ना। और उमा, तुम भी चलो, कहकर उसने रक्षा का हाथ पकड़कर खींचा, और रक्षा ने उमा का। अब ऐसा हुआ कि नवयुवक ने तो रक्षा का और रक्षा ने उमा का। लेकिन उमा तो बेचारी डरी सिकुड़ी बैठी रही और रक्षा उसके साथ चली गई। कांता कंचन को बताने लगी कि उस लड़के का नाम मोहन है और वह सरला का चचेरा भाई है, एमए फाइनल में पढ़ रहा है। उमा ने इससे अधिक कुछ सुनने की आशा की, पर कांता वह बात छोड़कर मनु के फीते की प्रशंसा करने लगी। अरे मनु का फीता देख कितना सुंदर है। मनु का फीता बहुत सुंदर था। उसके बालों में सोने के क्लिप और नीले रंग के फूल भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके ब्लाउज का पारदर्शक कपड़ा बिजली के प्रकाश में किरणें छोड़ रहा था। कंचन मनु के कंधे पर झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। उमा की आंखें झट दूसरी ओर हट गई। उसके सामने दो स्त्रियां बैठी थी। वे उसी की ओर देखकर कोई बात कह रही थी। उमा को लगा कि वे उसी की बात कर रही हैं, शायद उसके कपड़ों की आलोचना कर रही हैं। उसने बाहें समेट ली और हाथ से गले की चेन को सहलाने लगी। बाहर चल रही हो? मनु ने उससे पूछा। रक्षा किधर गई है? यह पूछकर उमा और संकुचित हो गई। बाहर ही गई है, अभी देखकर भेजती हूँ, कहकर मनु कंचन और कांता के साथ उठ खड़ी हुई और वे सब बाहर चली गईं। फिर उमा बिल्कुल अकेली पड़ गई तो उसके मन का बोझ बढ़ने लगा। वहां इतने अपरिचित लोगों की उपस्थिति, चहल पहल और सजावट, सब कुछ उसे बेगाना लग रहा था। यदि सहसा उसे सुनसान अंधेरे जंगल में पहुंचा दिया जाता जहां चारों ओर बिल्कुल नीरवता होती, तो उसे निश्चय ही अब से अच्छा लगता। परंतु यहाँ उस चुलबुलाहट, छेड़छाड़ और दौड़ धूप में उसकी तबीयत उखड़ रही थी। सहसा कमरा कहकहों से गूंज उठा। उमा चौंक गई। कोई ऐसी बात हुई थी जिस पर सब लोग हंस रहे थे। उसने सोचा कि वह भी हंसते, परंतु वह चुप रही कि हो सकता है उसी के बारे में कोई बात हुई हो।
लेकिन जब हंसी का स्वर बैठ गया तो उसे अपने चुप रहने के लिए खेद हुआ, क्योंकि उसकी चुप्पी सबने लक्षित की थी। वह पश्चाताप से भर गई। बाजों का स्वर दूर से पास आ रहा था। इससे लोगों ने अनुमान लगाया कि बारात आ रही है। अरे बारात आ रही है! कमरे की हलचल बढ़ गई। उमा को उस समय बहुत ही व्यर्थ सा प्रतीत होने लगा। उसके कानों में बाजे का स्वर गूंज रहा था और आसपास कुछ माटियों के टुकड़े मंडरा रहे थे। अरे आओ बाहर! माधवी, ओ माधवी! हाय, मेरा लाल रुमाल कहाँ है? दिख ही नहीं रहा। अरे रोती है तो रोने दो, बिस्कुट दे दो इसको। नीना रानी, ले बिस्कुट खा, रो मत बेटा। अरे मौली मिल गई पंडित जी। देख पीछे कितने लोग हैं। रुई, फूल, धूप, मेवा। अरे मोहनलाल, मोहनलाल देखो। अरे देखा दूल्हा कैसा है? कुछ लंबा लग रहा है मम्मी। आ मिट्ठू, आ तू भी देख, यहां से दिख रहा है दूल्हा। जान ले ले तू बाबूजी की। अब चुप रह जरा, बारात आ गई है। एक एक करके सब लोग कमरे से बाहर चले गए। कुछ अपने आप से आग्रह से चले गए, कुछ को दूसरे का अनुरोध के साथ ले गए। केवल उमा अपने अकेलेपन में घिरी हुई वहां बैठी रही। पहले क्षण तो उसे अकेले रह जाने में अच्छा लगा। दूसरे क्षण उपेक्षित होने के टीस का अनुभव हुआ। फिर आत्मीयता दीप्त हो गई कि उसे भी बाहर जाना चाहिए। परंतु अगले क्षण वह इस अनुभूति से मुरझा गई कि बाहर जाकर भी वह अकेली ही होगी। उस भीड़ में उसके होने न होने से कोई अंतर तो नहीं पड़ता। बैंड का स्वर बहुत पास आ गया था और बाहर कोलाहल बढ़ गया था। अंदर उमा के लिए समय के क्षण लंबे होते जा रहे थे और उसके हृदय की धड़कन मध्यम पड़ रही थी। तभी अचानक रक्षा बाहर से वहां आई। क्यों रानी, रूठ गई है क्या? रक्षा ने आते ही पूछा। नहीं, मैं। उमा ने सिरदर्द का बहाना करना चाहा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही रक्षा ने उसका हाथ पकड़ के उठा लिया। बाहर चल, यहाँ अकेली क्यों बैठी है? बाहर अभी हम लोग दूल्हा के साथ एक तमाशा करने जा रही हैं, चलना तू। और कुछ कह सकने के पहले ही उमा बाहर भीड़ में पहुंच गई। यहाँ कंचन, मनो और कांता मिल गई। वे सब उसके साथ सरला के कमरे में ले गई। सरला दुल्हन के वेश में बिल्कुल और ही लग रही थी। फूलदार जॉर्जेट की साड़ी के साथ मोतियों के गहने उसकी गुलाब सी त्वचा में बहुत खिल रहे थे। सरला उसकी ओर मुस्कुराई तो उसके होठों की सलवटें देखती रह गई। सरला ने साथ में कुछ शब्द भी कहे, परंतु वे शब्द कोलाहल में उसे सुनाई नहीं दिए। वह उत्तर में यूं ही मुस्कुरा दी। हालांकि अपनी वह व्यर्थ की मुस्कुराहट उसके हृदय में चुप सी थी। 2 घंटे बाद जब रक्षा उसके घर की गली के बाहर उसे छोड़कर आगे चली गई, तब भी उमा के हृदय में वह चुपता हुआ अनुभव उसी तरह था, जैसे कोई कांटा अंदर टूट के रह गया। वह अपनी स्थिति का निर्णय नहीं कर पा रही थी। एक तरफ जैसे रक्षा, सरला, कांता, कंचन और मनोरमा खिलखिलाकर हंस रही थी, दूसरी तरफ वे दीवारें थीं जिनमें सटी हुई खिड़की के पास सवेरे धूप आ जाती थी और दोपहर ढलते ही अंधेरा होने लगता था, और जिसके साए में पूर्णिमा और एकादशी के व्रत रखने होते थे। वह जैसे दोनों ओर से दब रही थी और टूट रही थी। गली में आकर उसने मंदिर की घंटियां सुनी तो उसे माँ की याद हो आई कि आज मंदिर में उत्सव है। उसके पैर अनायास मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। वह अंदर पहुंचकर स्त्रियों की पंक्ति में हाथ बांधकर खड़ी हो गई। आरती समाप्त होने पर स्तोत्र का पाठ आरंभ हुआ। उमा की आंखें मूंदकर लय में शब्दों का अनुकरण करने लगी। जय सीतावर वर सुंदर, जग जय सुखदाता, जय जय जग सुखदाता, जय जय जग सुखदाता। परंतु मुदी हुई आंखों के आगे रक्षा का खिलखिलाता हुआ चेहरा आ गया, फिर मोहन की बड़ी बड़ी आंखें और
फिर एक के बाद एक कितनी ही आकृतियां सामने आने लगी। व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहटें, उपेक्षा भरी भौहें, सोफे का खाली कोना जोर जोर से बजता हुआ बाजा। उसने अपने आप को झटका दिया। दीन बंधु करुणामय, सब जग के त्राता। फिर हिलता हुआ पर्दा, पर्दे के पीछे बिजलियां, बिजलियों के प्रकाश में रक्षा, मोहन, सरला और दूल्हा, इन सबके खिलखिलाते हुए चेहरे। उमा ने आंखें खोल दी। स्रोत का स्वर चारों ओर गूंज रहा था। बरसों से वह इस स्वर को सुनती आई थी, लेकिन फिर भी आज उसे यह स्वर कुछ अपरिचित सा लग रहा था, जैसे उसके अंतर की गहराई में कहीं कुछ थोड़ा सा बदल गया था। सहसा उसकी आंखें एक जगह टकरा कर लौट आई। भीड़ में एक नवयुवक उसकी ओर देख रहा था। उमा के शरीर में लहू का दबाव बढ़ गया। हृदय की गति बहुत तेज हो गई। उसकी आंखें केले के खंभों पर से हटकर सजी हुई सामग्री पर से फिसलती हुई फिर वहीं टकराई। वह अब भी उसी की ओर देख रहा था। उमा के पैरों का संतुलन बनाए रखना उसके लिए कठिन हो गया। उसकी आंखें ठाकुर जी की मूर्ति पर पड़ी और जल्दी से हट गईं। उसके पास से कुछ लोग चलने लगे तो वह भी साथ चल दी। पुजारी से चरणामृत लेकर वह ड्योरी की ओर बढ़ी। सहसा भीड़ में से किसी का हाथ उससे छुआ। उमा ने घूमकर देखा, वही दो आंखें थी, काली डोरेदार आंखें। स्रोत का स्वर मशीन के घर्र घर्र स्वर जैसा हो गया। आसपास की भीड़, पत्थर की गोपियां, मिट्टी के आम व कपड़े के तोते, हर चीज धुंधली होने लगी। आकाश बोझिल हो गया और धरती समतल नहीं रही। दिशाएं एक दूसरी में मिलकर ओझल होने लगी। प्रकाश का रंग बदलने लगा। वह भीड़ में कुछ यूं हो गई जैसे रुके हुए पानी में अस्त व्यस्त हाथ पैर मार रही हो। केवल एक ज्ञान था कि एक हाथ उसे छू रहा है, यहाँ बाजू के पास, यहाँ कंधे के पास, यहाँ 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 छू रहा है एक हाथ। कुछ उंगलियां उसे छू रही हैं। वह बाहर से आती हुई दो स्त्रियों के साथ उलझ गई। किसी तरह संभल कर जब वह बाहर पहुंची तो उसे हवा का स्पर्श कुछ विचित्र सा लगा। लहू जो तेजी से नाड़ियों में सरसरा रहा था, वह अब कुछ ठंडा पड़ने लगा तो सही शरीर में सिहरन भर गई। उसके कंधे के पास उसके हाथ का स्पर्श अभी तक सजीव था। उसका मन हुआ कि वह जल्दी से घर पहुंच जाए और एक बार खिलखिलाकर हंस दे। वे असाधारण क्षण बिल्कुल नई सी अनुभूति छोड़ गए थे। यदि रक्षा उस समय उसके पास होती तो वह हंसती हुई इसके गले में बाहें डाल देती और उसे घसीटती हुई अपने साथ कर ले जाती। उस स्पर्श को एक बार छू लेने के लिए उमा का हाथ अपने कंधे से उसी भाग की ओर उठ गया और वह स्पर्श जैसे वहां वह अपनी निश्चित छाप छोड़ गया था। अचानक उसका पैर लड़खड़ा गया और वह रुक गई। उसका शरीर पसीने से भीग गया। अंधेरे गहरे गहरे रंग फैल गए। उस स्पर्श का आभास तो था, पर सोने की चेन गले में नहीं थी। सोने की चेन गले में नहीं थी। कैसी लगी आप लोगों को कहानी? जरूर बताएं। कथानटी को अच्छा लगेगा और उसका चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।